शहनाज, अगर किसी व्यक्ति को अचानक से गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके पास उसके क्या क्या राइट्स होते हैं उस वक्त? रतिका जी, अक्सर हमने फिल्मों में, खबरों में ये देखा और सुना है गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में, लेकिन कई बार होता है ना कि ऐसे समय में बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि संविधान नागरिकों को कौन कौन सी सुरक्षा देता है। बिल्कुल, तो दर्शकों, जैसे कि आपकी मोबाइल की सुरक्षा के लिए आप पासवर्ड लगाते हैं, घर की सुरक्षा के लिए आप लॉक लगाते हैं, ऐसे ही नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में है आर्टिकल 22। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान एडवोकेट सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 22 है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? See, Article 22 is one of the most important fundamental rights under the Constitution of India from a human rights perspective. एक मानव अधिकार के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो आर्टिकल 22 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक राइट आपको दिया, अधिकार आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आपके संविधान में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 22 आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ योर अरेस्ट। जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस आपकी कस्टडी लेना चाहती है, उस टाइम पे आपको कुछ राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जो आपको इंश्योर करता है कि आपके अगेंस्ट कभी कुछ गलत ना कर पाए पुलिस। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस रहे इन द पास्ट दैट पुलिस ने कस्टडी में लोगों को लेकर टॉर्चर किया है, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं विच हैव ऑलवेज गॉन अगेंस्ट देम। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं जो देश के नागरिकों को दी गई हैं, वो लेट डाउन है आर्टिकल 22 में। सो आर्टिकल 22 इन अ वे इट एक्ट्स एज अ शील्ड, इट्स अ शील्ड फॉर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री अगेंस्ट द एक्सेसेस और पुलिस हाई हैंडेडनेस। राइट। तो ऐसे में सिद्धार्थ जी, सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनके क्या क्या राइट्स होते हैं? सो कुछ तरह के राइट्स दिए हैं आर्टिकल 22 में। द फर्स्ट इज दैट पुलिस के लिए ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है इन्फॉर्म करना कि क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं। जी, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होता है कि किस कानून के तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है, किस वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, क्या आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है। सो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को, इट इज़ मैंडेटरी। अगर आप नहीं करते तो आपका जो अरेस्ट है उसको इलीगल डिक्लेयर करा जा सकता है एंड यू विल बी रिलीज फ्रॉम जेल। सेकेंड कि आपके पास एक अधिकार है कि आप किसी भी वकील को या अधिवक्ता को कंसल्ट करें अपने अरेस्ट के बाद, एंड पुलिस हैज़ अ कंपल्शन टू गिव यू एक्सेस टू अ लॉयर, कि आप जान सकें कि आपके क्या अधिकार हैं, आपने पुलिस आपके साथ जो भी कर रही है क्या वो सही है नहीं है, आपको क्या बताना है पुलिस को, क्या नहीं बताना। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्टिकल 22 का। थर्ड इज आर्टिकल 22 के अंडर आपको पुलिस को अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई भी जो नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास उनको प्रोड्यूस करना है अरेस्टेड पर्सन को, टू इंश्योर दैट आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, आपके साथ कोई मारपिटाई नहीं हुई प्रिजन के अंदर, एंड आपकी कस्टडी एक्सटेंड कराने के लिए। तो पुलिस को ये बताना है मैजिस्ट्रेट को आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, क्यों आपकी कस्टडी इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों आप जरूरी हैं। तो ये 3 राइट्स हैं जो आपको आर्टिकल 22 देता है एट द टाइम ऑफ योर अरेस्ट। सो सिद्धार्थ जी, यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाहेंगे, तो क्या पुलिस किसी को भी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के या बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर सकती है क्या? जी, इस पे अभी एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दे हैव क्लैरिफाइड द लॉ, दे हैव बेसिकली सेड दैट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, बताना कि क्यों आपको अरेस्ट किया है, किस कानून के अंडर आपको अरेस्ट किया है, किस वजह से किया है, क्या FIR है, कंप्लेंट है आपके अगेंस्ट, वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको देना टू द अक्यूज्ड इज मैंडेटरी। अगर आप नहीं देते हैं एट द कपल ऑफ डेज आफ्टर अरेस्ट, ऐसा लगता है कि आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं इन्फॉर्म किए हैं, आपके अरेस्ट को कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर सकता है और आप किसी भी फॉर्म ऑफ कस्टडी में हैं, आप पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, यू आर बाउंड टू बी रिलीज्ड, आप वहाँ से रिलीज करे जाएंगे। सो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर मैंडेटरी एंड कोर्ट ने ये भी कहा है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको इन राइटिंग देना है एज फार एज पॉसिबल। तो यूजुअली दैट इज व्हाट दे डू, दे मेक इट इन राइटिंग और नीचे आपके फिर सिग्नेचर्स लेते हैं या थंब इम्प्रेशन लेते हैं, व्हाटएवर इज फीजिबल। सो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना, बताना कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, ये मैंडेटरी है। तो ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो ऐसे में क्या उन्हें अपनी पसंद के लॉयर से बात करने का अधिकार होता है? जी, दिस इज अ फंडामेंटल राइट दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज। हर नागरिक को ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कि कोई भी वकील जो जिसे आप चाहते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि क्या आपके अधिकार हैं, आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या आपके खिलाफ जा सकता है, क्या नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको इलीगल डिक्लेयर किया है। पुलिस आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट से सब्जेक्ट नहीं कर सकती, बट ये एक नागरिक को, एक आम इंसान को नहीं पता। सो अगर आपके पास एक अधिवक्ता, एक वकील है, वो आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके साथ पुलिस कर सकती है और क्या नहीं कर सकती।
सो एक फंडामेंटल राइट है जो आपको संविधान ने दिया है कि आप एक वकील को कंसल्ट करिए। अगर ऐसा होता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं है एक वकील को कंसल्ट करने के, सरकार आपको एक प्रोविजन देती है कि आपको सरकार की तरफ से एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट। सो आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। ओके, तो जैसे कि आपने सिद्धार्थ जी अभी बताया कि विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होता है, तो ये जो रूल है ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है? सो ब्रिटिश एरा के टाइम से, ये अभी का नहीं है, सिंस द ब्रिटिश एरा इटसेल्फ देयर वर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया, 3-4 दिन कस्टडी में रखा विदाउट डिस्क्लोजिंग टू द फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया कि वो अरेस्टेड हैं, कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, उन्हें टॉर्चर किया गया, इन्फॉर्मेशन निकलवाई गई, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए गए अगेंस्ट देयर विल, जो नहीं भी कहना चाहते वो भी उनसे कन्फेशन में लिखवाया जस्ट टू क्लोज द केस। इस तरह की सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि आप 24 घंटे के अंदर जो आपका ये जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने आप उनको प्रोड्यूस करिए। मैजिस्ट्रेट वहाँ पे पुलिस को क्वेश्चन करते हैं, दे आस्क कि आपने क्यों इस इंसान को अरेस्ट किया है, क्या कंप्लेंट है इनके अगेंस्ट, क्या एफआईआर फाइल हुई है, एफआईआर में इनका नाम है या नहीं है, और किसी की स्टेटमेंट पे आप अरेस्ट हो रहे हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है, आपको इनकी कस्टडी क्यों चाहिए। तो पुलिस की बेसिकली इन अ वे इंटेरोगेशन होती है दैट व्हाई इज द अरेस्ट नेसेसरी, आपको क्यों इनकी कस्टडी चाहिए, क्या एविडेंस इनके अगेंस्ट है जो आपको इनको कस्टडी में रख के इनका एविडेंस आपको लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोकल मैजिस्ट्रेट पता करते हैं पुलिस से जब उनको लगता है कि हाँ देयर इज सम केस अगेंस्ट यू, कुछ केस आपके अगेंस्ट बन सकता है कि अभी एविडेंस नहीं है बट एविडेंस लेने के लिए आपकी कस्टडी जरूरी है। तो मैजिस्ट्रेट फिर डायरेक्ट करता है कि आप इनको पुलिस कस्टडी में लीजिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितना भी उस टाइम पे रेलेवेंट है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे में आप मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करिए, फिर मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन देंगे कि आपकी ज़रूरत है कस्टडी में, नहीं है, और कितने दिन की है। दूसरा इसका एलिमेंट ये है कि काफ़ी जगह हमने देखा है कि कस्टोडियल वायलेंस इट हैड बीन वेरी कॉमन इन इंडिया में बहुत बार कस्टडी में लेके पुलिस ने वायलेंट सब्जेक्ट किया है अक्यूज पर्सन्स को। तो 24 घंटे में जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं आपको एक मौका मिलता है जज को बताने के लिए, मैजिस्ट्रेट को बताने के लिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा। सो यू गेट एक्सेस टू अ कोर्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पुलिस टू टेल इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो आप जज को बता सकते हैं, इफ सम एक्शन हैज टू बी टेकन, कुछ एक्शन लेना है तो वो पुलिस के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। और आप क्वेश्चन भी, चैलेंज भी कर सकते हैं, कोई ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपके पास हैं। अगर आपके पास आपको लगता है आपको गलत तरीके से अरेस्ट किया है, आपका कुछ केस से लेना देना नहीं है, तो आप वो भी आप मैजिस्ट्रेट को बता सकते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये राइट्स आपको, ये एक्सेस पूरा मिल जाता है टू द कोर्ट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, विद इन 24 आवर्स। करेक्ट। तो कस्टडी की बात जैसे आप कर रहे थे, तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फ़र्क होता है और आम लोग जो हैं वो इसे कैसे समझ सकते हैं? सो पुलिस कस्टडी आपको, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा जी, पुलिस स्टेशन में एक लॉकअप होता है, तो वो लॉकअप में जब किसी इंसान को रखा जाता है उससे हम बोलते हैं पुलिस कस्टडी। दैट इज यू आर इन द कस्टडी ऑफ द लोकल पुलिस, जो वो थाना है, पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ कस्टडी में रखे जाएंगे। वो केस की शुरुआत में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो उस टाइम पुलिस को आपको इंटेरोगेट करना है, 12-12 घंटे बिठा के आपकी क्वेश्चनिंग करी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि एविडेंस कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सारा एक्सेस है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने फाइल किए हैं, कहाँ से आए, किस इंसान ने कंपनी में उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, किस इंसान ने, कौन से डायरेक्टर ने क्या डायरेक्शंस दिए उनको कि आप ये करिए, ऐसा करिए, पैसा यहाँ से निकालिए, यहाँ डालिए। तो वो इंटेरोगेशन के लिए ज़रूरी है कि आप उसको पुलिस के पास रखें ताकि पुलिस एक उनको रूम में रख के उनसे पूछताछ कर पाए। या किसी, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर का केस है, वहाँ पे वेपन रिकवर कराना है, तो उस अक्यूज को लेके जाना है एट द क्राइम सीन एंड वहाँ पे देखना है उसने कहाँ, क्राइम सीन जिसको रिक्रिएट करने की हम बात करते हैं, उसके लिए उसकी कस्टडी ज़रूरी है कि वो पुलिस के पास ही रहे। तो जब पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, उसको हम बोलते हैं पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी इज व्हेन यू आर इन कस्टडी अंडर सुपरविजन ऑफ अ जज, एक जज के डायरेक्शन पे आप कस्टडी में हैं, जो यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट रन प्रिजन्स होते हैं। जैसे दिल्ली की हम बात करें तो तिहाड़ प्रिजन कॉम्प्लेक्स है, मंडोली प्रिजन कॉम्प्लेक्स है, इन प्रिजन्स के अंदर अगर आपको रखा जाता है उसको हम बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। वहाँ पे यू आर नॉट अंडर द कस्टडी ऑफ अ पुलिस स्टेशन और द लोकल पुलिस, अब वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेज होती हैं। अब जैसे दिल्ली में तमिलनाडु स्टेट पुलिस इज देयर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज आर देयर, आप उनकी कस्टडी में आ जाते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम जुडिशियल कस्टडी में जाएं क्योंकि पुलिस कस्टडी में अब्यूज के चांसेस आर हायर, बिकॉज लॉकअप में कैमराज नहीं होते, दे डोंट नो आप वहाँ क्या करें, किसी के साथ वायलेंस हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं पुलिस स्टेशन में। बट जुडिशियल कस्टडी में, स्टेट प्रिजन्स में काफ़ी हाई सिक्योरिटी होती है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कैमराज आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अब्यूज जस्ट डिमिनिशेस।
Okay. सो दैट इज वाई लोग प्रेफर करते हैं कि पुलिस कस्टडी जितनी कम से कम मिल पाए उतनी हो, एंड देन यू गो टू जुडिशियल कस्टडी। तो लोगों के पास ये राइट होता है कहने का कि हमें जुडिशियल कस्टडी में जी भेज जी, दीजिए। जो 24 घंटे में आपको जो प्रोड्यूस करते हैं, एज अ लॉयर वकील यही आर्ग्यू करते हैं कि आप 1 दिन या 2 दिन की पुलिस कस्टडी दीजिए, अच्छा, उसके अगर बाद? पुलिस इंसिस्ट करती है। ओके उसके बाद वी से सेंड अस टू जुडिशियल कस्टडी, ओके एंड देन यू गो टू द सेंट्रल प्रिजन, एंड देन उसके बाद फिर आप अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, व्हाटएवर राइट्स यू हैव यू कैन एक्सरसाइज दोस। ओके। ओके तो आर्टिकल 22 में एक नाम एक जिक्र और भी किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन थोड़ा रेगुलर डिटेंशन से डिफरेंट है। ओके रेगुलर अरेस्ट आपका होता है व्हेन यू ऑलरेडी कमिटेड द ऑफेंस, आपने ऑफेंस कर दिया उसके बाद आपका अरेस्ट होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि आपने अभी ऑफेंस नहीं किया है, क्राइम आपने कमिट नहीं किया है, बट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आप क्राइम कमिट करने वाले हैं, अच्छा तो उससे पहले हम आपको अरेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई इंसान है वो एक स्पीच देने जा रहा है, जिस स्पीच से आपको लग रहा है कि अगर ये इंसान स्पीच देगा उस मंच पे चढ़कर, तो वहां से रायट से दंगे हो सकते हैं शहर में, Okay. कोई रिलीजियस उससे रिलेटेड हो या किसी जाति के खिलाफ वो स्पीच दे रहा हो, तो आपको पता है कि अगर वो स्पीच देगा तो वहां से दंगे होंगे, एंड देयर विल बी अ लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन द पर्टिकुलर एरिया व्हाटएवर दैट मे बी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इंसान को पकड़ के अभी से ही कस्टडी में डाल देते हैं ताकि वो एक्ट कर ही ना पाए। अच्छा उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके ये यूजुअली जो पॉलिटिकल केसेस है वहां पे एक्सरसाइज होता है, या फिर टेररिज्म रिलेटेड केसेस। तो ये डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, इवन द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। दो स्टैट्यूट्स हैं, यूएपीए अनलॉफुल एक्ट्स प्रिवेंशन एक्ट एंड एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इन दोनों एक्ट्स में सरकार के पास पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑथराइज कर सकते हैं, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बहुत ड्रैकोनिक पावर है। इट्स अ वेरी वाइड पावर दैट द गवर्नमेंट हैज कि आप Okay. बिना रीजंस के जस्ट एंटिसिपेटिंग कि ये होने वाला है। आपने अभी तक स्पीच नहीं देखी है, वो इंसान क्या बोलेगा, आप बस एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, उस Okay. पॉसिबिलिटी पे आप अरेस्ट कर रहे हैं किसी को। जी तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बहुत ड्रैकोनिक पावर है गवर्नमेंट के पास, तो बहुत रेयर केसेस में ही एक्सरसाइज करी जाती ओके है। तो सिद्धार्थ जी, हम थोड़ा सा इसमें और समझना चाहेंगे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिटेल्स में, कि अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन और सामान्य अरेस्ट की बात करें तो इसमें क्या बड़ा अंतर होता है? तो जैसा कि मैंने कहा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप क्राइम कमिट करने से पहले ही अरेस्ट हो जाते हैं, जी बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्योंकि स्कोप इतना बड़ा है अब्यूज ऑफ पावर का, आप किसी को भी पकड़ के अरेस्ट कर सकते हैं जस्ट राइटिंग कि ये इंसान ये एक्ट करने वाला है, जबकि उसने करा नहीं और मे बी उसकी कभी इंटेंशन भी नहीं थी। ओके तो उसके लिए आर्टिकल 22 ने कुछ सेफगार्ड्स ले डाउन करे हैं। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके और अगर आपको 3 महीने के बाद एक्सटेंड करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठता है विच इज़ हेडेड बाय अ हाई कोर्ट जज। दैट एडवाइजरी बोर्ड हैज़ टू गिव रीजंस कि क्यों इसकी एक्सटेंशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स नेसेसरी है। ओके Only when he says that okay now yes you can do it, only then the extension is given. But again it is exercised बहुत ही रेयर केसेस में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ गलत हो सकता है, ये इंसान एक ऐसी स्पीच दे सकता है या कोई क्राइम कमिट करने जा ही रहा है, and there's a very high probability it is going to happen. Only in those cases preventive detention is exercised. ओके अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है तो उस वक्त उसके क्या क्या राइट्स होते हैं? तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला ये कि जब आपको इलीगली अरेस्ट किया है, काफ़ी केसेस में हमने ऐसा देखा है कि फैमिलीज को पता नहीं होता कि ही इज़ इन कस्टडी, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ऐसे बहुत केस हमने देखे हैं कि 3 दिन तक द पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड बट पुलिस ने शो नहीं किया कि वो अरेस्टेड है। चौथे दिन जाके मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया और बोला कि अभी 24 घंटे पहले हमने इनको पकड़ा है। उन केसेस में व्हेनेवर योर फैमिली मेंबर या फ्रेंड गोज मिसिंग, सबसे पहले आप एक लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाइए कि सम पीपल केम यूजुअली ड्रेस्ड इन इनफॉर्मल क्लोथ्स, कैजुअल क्लोथ्स, क्योंकि पुलिस वाले यूनिफॉर्म में यूजुअली नहीं जाते हैं ऐसे अरेस्ट करने, कि आप एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिखवाइए कि इस टाइम पे इस डेट से दिस पर्सन हैज़ बीन मिसिंग, ये इंसान मिसिंग है। उसके बाद आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर द रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है फिर लोकल पुलिस को कि आप इस इंसान को प्रोड्यूस करिए कोर्ट में। सो दैट इज वन वे व्हेन यू डोंट नो कि वो इंसान कहाँ पे है, किसकी कस्टडी में है, बट आपको ये पता है कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, बट कौन सी पुलिस ने कहाँ पे किया वी डोंट नो। कुछ आइडिया सो आप हाई कोर्ट अप्रोच करिए। अगर आप अरेस्टेड हैं लीगली इन द सेंस दैट आपको पुलिस लेके गई है, आप लॉकअप में हैं, बट गलत तरीके से आपको लिया है, आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए या आपको 24 आवर्स से प्रोड्यूस नहीं किया, तब आपके पास पावर है। आप लोकल जो भी जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आप उनको अप्रोच करिए। वहाँ पे आप नॉर्मल एक एप्लीकेशन फाइल करिए बेल की, एंड यू साइट द रीजंस कि हमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए हैं या 24 आवर्स में नहीं किया। सो ही हैज़ द पावर टू डिक्लेयर योर अरेस्ट इलीगल, एंड वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इनको कस्टडी से रिलीज करा जाए क्योंकि इनका अरेस्ट इलीगल है। ओके तो सिद्धार्थ जी, जब बात हो रही है अरेस्ट को लेकर तो महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन्स की बात भी होना ज़रूरी है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि क्या इनके अरेस्ट के लिए कुछ खास रूल्स या प्रोटेक्शन दिए गए हैं?
सो महिलाओं के लिए काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस हैं जो नया BNSS आया है विच हैज़ रिप्लेस द CRPC। जी। महिलाओं के लिए कभी भी जब किसी भी महिला को अरेस्ट कर रहे हैं, महिला का अरेस्ट सिर्फ एक महिला फीमेल पुलिस ऑफिसर ही कर सकती हैं। जी। किसी भी मेल ऑफिसर के पास अधिकार नहीं है कि वो जाके किसी भी फीमेल क्रिमिनल को या एलिजेड क्रिमिनल को अरेस्ट करें। दूसरा, जब भी किसी महिला को अरेस्ट करना है, इट इज़ ऑलवेज बिफोर सनसेट। आप डे टाइम में ही कर सकते हैं, आप रात में अंधेरे के बाद आप किसी भी महिला को पूरे देश में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि रात में अरेस्ट करना जरूरी है, कि आपके पास न्यूज़ है कि सुबह तक ये इंसान भाग जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा, तब आपके पास एक पावर है कि आप राइटिंग में एक रिपोर्ट दीजिए लोकल मैजिस्ट्रेट को। उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी इन राइटिंग कि इनको इसी टाइम अरेस्ट करना क्यों जरूरी है। ओनली व्हेन द मैजिस्ट्रेट सेज, जब मैजिस्ट्रेट आपको अप्रूव करेगा कि हाँ जी आप जाके इनको अरेस्ट करिए, मैंने देख लिया आपके पास रीजंस हैं, तभी आप जाके इनको अरेस्ट कर सकते हैं नाइट टाइम में। बट तब भी सिर्फ एक फीमेल ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती हैं। दूसरा, जब किसी भी फीमेल की क्वेश्चनिंग होनी है, इंटरोगेशन होनी है, दैट इज ऑलवेज टू बी डन उनके रेजिडेंस पे। आप फीमेल को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते इंटरोगेशन के लिए। उनके रेजिडेंस पे उनकी इंटरोगेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ फैमिली मेंबर। उनका एक फैमिली मेंबर उनके साथ हमेशा बैठेगा जब भी उनकी इंटरोगेशन हो रही है। चौथा, कि फीमेल को कभी भी आप एक पुरुषों का जो लॉकअप है उसमें नहीं रख सकते हैं। फीमेल लॉकअप इज ऑलवेज डिफरेंट। फीमेल लॉकअप किसी भी पुलिस स्टेशन में या फिर जुडिशियल कस्टडी में किसी भी सेंट्रल जेल के अंदर हमेशा एक डिफरेंट लॉकअप होता है फॉर विमेन। एंड जब भी कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, बिकॉज लॉ सेज दैट मेडिकल एग्जामिनेशंस आर मैंडेटरी, मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑलवेज टू बी डन बाय अ फीमेल पर्सन, नेवर बाय अ मेल। ऐसी अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, बच्चों की बात करें, बच्चों के जब अरेस्ट होते हैं, हर पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर डेजिग्नेटेड होता है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। जब भी कोई बच्चे का केस आता है, हमेशा वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, सिर्फ वो ही उस केस को हैंडल कर सकता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। एंड उसकी कस्टडी व्हेनेवर ही इज अरेस्टेड, अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है, कि काफी हमने देखा है 16-17 साल के लोग दे हैव इंडल्ज्ड इन मर्डर, ये काफी सीरियस ऑफेंसेस, उसकी कस्टडी फॉरवर्ड होती है एक जुवेनाइल प्रिजन में। अंडर 18 प्रिजनर्स के लिए एक अलग से प्रिजन है, वहां किया जाता है, एडल्ट प्रिजन में नहीं रखा जाता। So these are some things different for the children, and as far as senior citizens are concerned, 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, BNSS में एक नया प्रोविजन आया है कि 3 साल से कम की सजा है जिन ऑफेंसेस में, जो छोटे ऑफेंसेस हैं उसमें उन्हें अरेस्ट नहीं करना है। अगर अरेस्ट करना भी है, आपको जो DSP हैं जिनकी जुरिसडिक्शन में आते हैं, उनसे राइटिंग में परमिशन लेनी है। उसी के बाद उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो हम आखिर में अब ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आपका क्या संदेश है जिससे वो अपने संवैधानिक अधिकार को बेहतर तरीके से समझ सकें और ज़रूरत पड़ने पर उसका सही इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या अधिकार हैं, कानून ने आपको क्या अधिकार दिए हैं, संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए हैं। आपको एक्सेस के लिए दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एंडेवर करना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि क्या क्या अधिकार आपके पास हैं जी। एंड जब भी आपके कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई मित्र आपके कभी पुलिस कस्टडी में अरेस्ट हों, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अधिकार आपको कानून ने दिए हैं और किस फॉर्म में आपको उन्हें एक्सरसाइज करना है, किस कोर्ट को अप्रोच करना है, उनको बताना है क्या करना है, नहीं करना है। बट एज अ कॉशन ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी वकील को, अधिवक्ता को कंसल्ट ज़रूर करें आपके अरेस्ट के बाद, ताकि ये लैप्सेस ना हो और आप के अगेंस्ट कोई वायलेंस या किसी भी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ ना एक्सरसाइज हो पाए। तो आपने आर्टिकल 22 के बारे में आज जिस तरह से हमें डिटेल्स बताई हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाया और मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को बहुत आसान तरीके से चीज़ें समझ भी आई होंगी। सो थैंक यू वंस अगेन। तो आज आर्टिकल 22 पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे एडवोकेट सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन DD मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच सर।